Hi guys, I am your English tutor Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter number 8, which is the last chapter of your English Supplementary Reader Snapshots class 11th. The name of the chapter is The Tale of Melon City, written by Vikram Seth. This is a poem, actually a satirical poem. So students, in this video, I am going to explain three different aspects of the poem. Number one is the summary of the poem in Hindi. Number two, thorough translation and explanation of the poem from English to Hindi. And number three, the moral that we get from this poem. So, I am going to start the poem. I repeat the name, The Tale of Melon City, written by Vikram Seth. But before starting the poem, I would like to request you once more to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. If you find my videos useful to you and if you like my videos, then please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor and don't forget to hit the bell icon so that you may get the notifications regarding the latest uploads on my YouTube channel. तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं. द टेल ऑफ मेलन सिटी, मतलब इसका हिंदी में अर्थ बताऊं, तरबूज शहर की कहानी. विक्रम सेठ ने लिखी है. ये एक व्यंग्यात्मक पोयम है. व्यंग मतलब सेटायर, जिसको व्यंग या ताना कहते हैं. तो ताना मारती हुई लैंग्वेज में इन्होंने ये पोयम लिखी है. बड़े ही कॉमिक स्टाइल में लिखी है, हास्य परिहास वाले मनोरंजक शैली में लिखी है, जिसमें आपको कई जगह काफी हंसी आएगी. और लिखा भी एक्चुअली ऐसा ही है, बड़े हंसाने वाले लहजे में लिखा है इन्होंने. लेकिन पूरी पोयम जो है उसको रीड करने के बाद फिर मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूं कि इसमें मैसेज क्या छुपा है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है जो पोएट है हमारा विक्रम सेठ, वो मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं. तो पूरी पोएम में उन्होंने एक ऐसी सैटायरिकल व्यंग्यात्मक लैंग्वेज लिखी है, ताना से मारती हुई लैंग्वेज लिखी है. और उस सैटायरिकल शैली में उन्होंने, स्टाइल में पोयम का जो है मैसेज हमको दिया है कि इसका मैसेज क्या है. तो पहले तो आपको, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि मैं आपको तीन पहलू इस पोयम के बारे में, पहला तो है इसकी हिंदी समरी, दूसरा है पूरा का पूरा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन, और तीसरा कि इससे हमको क्या नैतिक शिक्षा, क्या मोरल जो है एजुकेशन प्राप्त होती है वो. तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं अपना समरी का. तो लेखक लिखते हैं कि एक रियासत में, एक देश में एक बड़ा ही शांत और न्यायप्रिय राजा हुआ करता था. एक बार वो राजा जो है अपने यहाँ जो भवन निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं, मिस्त्री, कारीगर, जो बिल्डर्स होते हैं, भवन आदि का निर्माण करते हैं, उनको राजा जो है एक बार आदेश देता है कि नगर के प्रमुख मार्ग पर, दोनों तरफ नगर की जो प्रमुख सड़क है उस पर एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक एक ऐसा आर्च बनाया जाए. आर्च आपने देखा होगा, ऐसा मेहराब टाइप का, ऐसा यूं जैसे कोई दरवाजा होता है, जैसे कोई बड़ी सी कोई नगरी हो और उसमें प्रवेश करने के लिए जैसे हम घुसे तो सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े से ऊंचे पिलर्स हो और ऊपर से आकर के यूं दरवाजा काफी ऊंचाई पे आके इस तरह से मिल जाए. इस तरह का एक ऐसा आर्च टाइप का मेहराब नुमा जो दरवाजा होता है, स्ट्रक्चर होता है. कई जगह आपने सड़कों पे देखा होगा कि जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं वो उस बड़ा सा दरवाजा जो सड़क के दोनों तरफ उसके पिलर्स होते हैं और ऊपर से आकर के वो मिल जाता है, तो उसके अंदर से निकल जाते हैं. तो उस टाइप का एक आर्च जो है शहर के प्रमुख मार्ग पर बनवाने का राजा आदेश देता है कि सड़क के इस तरफ से दूसरी तरफ तक हो.
अब क्या होता है कि राजा के आदेश पर वो आर्च का निर्माण कर दिया जाता है। अब राजा जो है उसका उद्घाटन करने के लिए और दर्शकों को, देखने वालों को लुभाने के लिए घोड़े पे बैठकर घुड़सवारी करता हुआ राजा जाता है वहां पर। जब वो बनता है तो उसके निर्माण के उद्घाटन के समय राजा जाता है, और जब राजा घोड़े पर सवार होकर उस आर्च के नीचे से निकलता है तो राजा के सिर के ऊपर मुकुट होता है, थोड़ा मुकुट सिर से ऊपर उठा रहता है, ऊंचा सा उठा रहता है मुकुट। तो वो आर्च से टकराकर, मुकुट जो है आर्च से टकराकर गिर जाता है, क्योंकि वो आर्च जो है जिसको कि काफी ऊंचा, अच्छा खासा ऊंचा होना चाहिए था, वो उसको लो हाइट का बना दिया गया था, कम हाइट का बना दिया गया था। तो इस कारण राजा घोड़े पे बैठा होता है, घोड़े की हाइट, उसके ऊपर राजा, और राजा के ऊपर उसका सिर पे मुकुट, तो वो जो है टकराकर गिर जाता है, क्योंकि आर्च की हाइट जो है कम थी। तो राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि ये तो जो है मेरी इंसल्ट है। राजा को लगता है कि ये तो मेरी इंसल्ट है और मेरा मुकुट गिर गया प्रजा के सामने। तो राजा जो है क्रोधित होकर कहते हैं कि ये बहुत अपमान की बात है और इसमें बहुत कलंक की बात है, ये तो मेरी बेइज्जती है। अब देखिए यहां पर यह भी देखना कि शुरू में बताया गया था कि राजा बहुत ही शांत और न्यायप्रिय था। यह भी एक व्यंग है, क्योंकि राजा यहां पे बिल्कुल भी इस पोयम में शांत नहीं रहेगा, वो जरा जरा सी बात पे क्रोधित होकर उबल पड़ेगा। और जबकि शुरू में कहा गया कि राजा शांत था और न्यायप्रिय था, तो न्याय भी राजा ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक सटायर है, ये भी एक व्यंग है। तो राजा जो है बिल्डर्स, जो चीफ ऑफ द बिल्डर्स होता है, कि निर्माण करने वालों में जो एकदम मुख्य जो ठेकेदार होता है, बिल्डर होता है, राजा उसको बुलाकर फांसी की सजा सुना देता है कि इसे फांसी पर लटकाया जाए। वो राजा से, जो चीफ बिल्डर होता है, वो राजा से निवेदन करता है कि अरे अरे महाराज, मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये गलती तो सारी कारीगरों की, ये बनाने वाले। तो राजा कहता है अच्छा ऐसा है, रुको रुको, फांसी रुकवा देता है राजा। और राजा कहता है कि कारीगरों को बुला के लाया जाए। कारीगरों को ले आते हैं, राजा कहता है इन्हें फांसी पे लटकाया जाए। अब कारीगर कहते हैं महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, वो तो ईंटें जो थी, ईंटें ही गलत साइज की थी, छोटी बड़ी ईंटें गलत साइज की बनी हुई थी, ये राजमिस्त्री का दोष है जो ईंटें बनाने का काम करता है। तो महाराज कहते हैं अच्छा ऐसा है, इनकी फांसी रुकवाई जाए, राजमिस्त्री को बुलाया जाए, उसे फांसी पे लटका दिया जाए। राजमिस्त्री को बुलाते हैं, राजमिस्त्री आता है, वो भी गिड़गिड़ाता है महाराज के सामने कि अरे अरे महाराज, मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती तो जो प्रमुख वास्तुकार है, वास्तुकार वो होता है जो पूरा डिजाइनिंग पूरा नक्शा वगैरह बनाता है। तो कहता है कि महाराज ये गलती तो वास्तुकार की है। तो महाराज कहते हैं अच्छा रोको, इनकी वो फांसी रोको, वास्तुकार को बुलाओ और उसे फांसी पे लटकाओ। वास्तुकार को ले आते हैं, महाराज वास्तुकार को फांसी पे लटकाने का आदेश दे देते हैं। अब वास्तुकार बेचारा वो गिड़गिड़ाता है, कहता है महाराज रुकिए रुकिए, आपसे एक भूल हो रही है। कहता है कि जब मैंने इसका पूरा नक्शा और पूरी योजना, पूरा प्लान आपको बना के दिखाया था कि ये कैसे कैसे बनेगा, इसका क्या नक्शा रहेगा, पूरा प्लान बना के दिखाया था जब मैंने आपको, तो आप भूल कर रहे हैं महाराज कि आपने ही इसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स कर दिए थे, यानी कि फेर बदल या संशोधन कर दिए थे। कुछ कुछ आपने मेरे प्लान में, मेरे पूरे नक्शे वगैरह में आपने थोड़े बहुत फेर बदल कर दिए थे, जिसके कारण ये ऐसा बन गया। तो महाराज सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये तो बड़ी विडंबना हो गई। अब महाराज को लगता है कि डिफॉल्टर तो अब मैं ही हो गया, कि क्या कहते हैं मैंने ही कुछ फेरबदल किए थे। अब महाराज कहते हैं कि रुको रुको, ये तो मामला बहुत पेचीदा हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो कि मुझे देश का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसे ढूंढ कर लाओ मेरे सामने, मैं उससे थोड़ा सलाह मशवरा करूंगा, परामर्श करूंगा। अच्छा इस बीच क्या है कि प्रजा जो पूरी वहां इकट्ठी हो गई थी वो बेचैन होती जा रही थी, उनमें बातचीत और खुसुर फुसुर कानाफूसी बढ़ती जा रही थी। प्रजा जो है उत्तेजित होती जा रही थी, प्रजा के अंदर उत्तेजना बढ़ती जा रही थी और प्रजा जल्द से जल्द चाहती थी कि फांसी दी जाए। तो राजा भी ये भांप रहा था कि प्रजा भी जो है उत्तेजित हो रही है, क्रोधित हो रही है, और ऐसा ना हो कि प्रजा जो है बगावत कर दे।
तो देश के सबसे बुद्धिमान आदमी को ढूंढ करके, बल्कि यूं कहें कि पकड़ करके महाराज के सामने लाया जाता है, जो कि एक बहुत बूढ़ा आदमी होता है, जो ढंग से चल नहीं पा रहा होता है, आंखों से ढंग से देख नहीं पाता होता है। तो उसको लेके आते हैं। वो महाराज उसके साथ सलाह मशवरा करते हैं। तो वो बुद्धिमान बूढ़ा आदमी महाराज को कहता है कि महाराज, ये सब बातों पे विचार विमर्श जो है ये तो ठीक ही है, लेकिन वो कहता है, उसका कहना होता है बुद्धिमान आदमी का कि किसी ना किसी दोषी को तो फांसी, मतलब जो दोषी है, सॉरी, दोषी जो है उसे तो फांसी देना ही पड़ेगी। और दोष किसका है? तो वो सोच के बोलता है कि महाराज, असली दोष तो मेरे हिसाब से वो जो आर्च, जो दरवाजा आर्च नुमा बनवाया था, तो कहता है कि उसका है, कि वो आपके मुकुट से क्यों टकरा गया, उसने आपके मुकुट को टकरा करके नीचे लुढ़का दिया, नीचे गिरा दिया, तो आर्च को फांसी दे दी जाए, उसको फांसी चढ़ाया जानी चाहिए। तो महाराज कहते हैं, अब ये एक और हंसी की बात है, किसी निर्जीव वस्तु को फांसी चढ़ते हुए देखिए, और वो भी ऐसी जो बहुत बड़ा आर्च हो, जिसको फांसी के फंदे पे लटकाना क्या संभव है? जो सड़क पे बना है, इतना सड़क पे जमीन में गड़ा हुआ है, और इतना भारी भरकम जो है निर्माण है, उसको फांसी दे दी जाए। और महाराज कहते हैं कि हाँ ठीक है, आर्च को ही फांसी दे दी जाए। तो इधर प्रजा जो है बेचैन होती जाती है। अब क्या कहते हैं ना, फांसी का फंदा तैयार हो जाता है, फांसी का तख्ता बना लिया जाता है। अब लेकिन मंत्री लोग कानाफूसी करते हैं, और मंत्री लोग कहते हैं कि महाराज ठहरिए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो आर्च तो जो है उसको हम इतनी शर्मिंदगी के साथ, इतनी बेशर्मी के साथ उसको हम फांसी पे कैसे लटका सकते हैं, जिसने आपके सिर को छुआ हो, आपके मुकुट को छुआ हो? तो मंत्री लोगों का कहना है कि उस आर्च को तो सौभाग्य मिला आपका मुकुट छूने का, आपके सिर को छूने का। उसने आपके सिर को टच किया है, तो वो तो धन्य हो गया आपके सिर को टच करके। तो जैसे आपके सिर को छूने का मौका मिला हो, उसे हम इतनी जो है निर्दयता पूर्वक और इतनी बेशर्मी से कैसे फांसी पर लटका सकते हैं? तो महाराज सोच में पड़ जाते हैं। अब महाराज कहते हैं कि नहीं, लेकिन फांसी किसी ना किसी को तो देना ही पड़ेगी, क्योंकि प्रजा जो है बहुत बेचैन होती जा रही है। प्रजा का उतावलापन और जो है प्रजा की उत्तेजना बढ़ती चली जा रही है, और प्रजा कहीं बगावत ना कर दे, तो फांसी तो देना ही पड़ेगी किसी ना किसी को। अब इन बातों की बारीकियों पर, किसको देना चाहिए, क्या है, ये सब बारीकियों पर हम बाद में विचार विमर्श करेंगे, मगर पहले सबसे पहले फांसी का इंतजाम करो, किसी ना किसी को तो फांसी देनी है। तो फांसी का फंदा तैयार हो जाता है, फांसी का तख्ता तैयार हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जितनी ऊंचाई पे फांसी का फंदा लगाया था, उतनी हाइट का कौन व्यक्ति है? तो एक एक करके सबको नाप नाप के देखा जाता है, बारी बारी से पूरी प्रजा में सैनिकों को, मंत्रियों को, सबको नाप नाप कर देखा जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलता जो उस फंदे के बिल्कुल फिक्स साइज का आ रहा हो, फंदे के ऊपर से लेकर नीचे तक की हाइट का फिक्स आता हो, ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन जब सबको नाप के देखा जा रहा था, तो राज आज्ञा के कारण महाराज को भी नाप के देखा गया, और अंत में क्या हुआ कि उसके फिक्स नाप का जो व्यक्ति मिला, वो एक व्यक्ति मिला, वो महाराज ही मिले, राजा ही मिले। तो शाही आदेश का पालन करते हुए, शाही आदेश के कारण महाराज को ही फांसी पर लटका दिया गया, और प्रजा भी खुश हो गई। चलो, मंत्री लोग भी खुश हो गए सारे के सारे कि चलो शुक्र की बात है कि हमें कोई ना कोई तो मिला फांसी पे लटकाने के लिए। मंत्री लोग आपस में खुसुर फुसुर करते हैं कि गनीमत है कि कोई ना कोई तो मिल गया, और फांसी हो गई, फांसी पे लटकाने को कोई तो मिल गया, और फांसी हो गई, और चलो प्रजा की भी मांग पूरी हो गई। प्रजा फांसी देखना चाहती थी, तो प्रजा की मांग पूरी हो गई। यदि हम ऐसा नहीं करते तो प्रजा में बगावत हो जाती, और प्रजा जो है राजा के विरुद्ध हो सकती थी। तो चलो गनीमत है कि कोई ना कोई तो मिला फांसी देने को। महाराज अमर रहें, महाराज अमर रहें, महाराज अमर रहें, ऐसे नारे लगाते हैं, जबकि महाराज तो मर ही चुके थे, और ये नारे लगाते हैं कि महाराज अमर रहें। तो इसके बाद क्या होता है कि अंत में लेखक लिखता है कि अब चूंकि महाराज के मरने के बाद सिंहासन खाली हो गया, तो अब मंत्रीगण सारे प्रजा वाले खुसुर फुसुर करते हैं, मंत्री लोग
चर्चा करते हैं कि अब महाराज का सिंहासन खाली हो गया, कोई ना कोई तो नया महाराज चाहिए। तो वो जो है राजा की तरफ से, अपने मृत राजा की तरफ से शहर में, पूरे देश भर में मुनादी करवा देते हैं कि वही जो आर्च था, जो कि इस दरवाजे से, शहर के मुख्य मार्ग से होकर पहला जो भी व्यक्ति अंदर आएगा, भीतर प्रवेश करेगा, उसे ही नए महाराज का चयन करना होगा। ऐसी वहां की प्रथा रही होगी, रीति रिवाज रहे होंगे। तो वो घोषणा करवा देते हैं कि इस दरवाजे से जो पहला व्यक्ति अंदर आएगा उसे नए महाराज का चयन करना होगा। अब उसमें से एक मूर्ख सा व्यक्ति अंदर आता है। उस मूर्ख व्यक्ति को तरबूज जो है बहुत पसंद थे फल में, और उससे जो भी बात पूछी जाती थी वो तरबूज बोलता था उसके जवाब में। हर बात का उसके लिए उसके पास तरबूज जवाब होता था। तो उसको रोक लिया जाता है कि रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते, पहले तुम हमारे देश के नए महाराज का को चुनो, कौन रहेगा महाराज। तो वो कहता है तरबूज, क्योंकि वो तो हर बात में तरबूज बोलता था। तो सारे प्रजा वाले और सारे मंत्रीगण एक तरबूज को ही महाराज बना देते हैं और राजगद्दी पर ले जाकर बाकायदा उस तरबूज को विराजमान करते हैं, तिलक विलक लगा के और आरती उतार के, और पूरी रीति रिवाजों से जैसे एक नए महाराज का राज्य अभिषेक होता है वैसे राज्य अभिषेक करते हैं, तिलक लगाते हैं और मुकुट क्राउन जो है पहना देते हैं और तरबूज को अपने शहर का राजा बना देते हैं। लेखक कहता है कि ये कहानी बहुत बहुत पुरानी है। यदि आप किसी से पूछो भी कि क्यों भाई आपको अपना राजा कैसा लगता है, तो वो कहेंगे कि हाँ हाँ राजा तो हमारा बढ़िया है, और अगर राजा जो है तरबूज बनने में ही राजा को खुशी है तो हमें क्या आपत्ति है। हम कौन होते हैं कि राजा कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, हम कौन होते हैं ऐसा तय करने वाले। बस जब तक कि हम तो राजा के साथ या तब तक हैं जब तक कि वो हमें शांति और सुकून से जीने दे रहा है। ऐसे इस तरह से लेखक लिख करके पोयम को खत्म करता है। तो ये हमारी पोयम की हिंदी की समरी है। अब हम पोयम को जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसकी थॉरो ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में। द टेल ऑफ मेलन सिटी रिटन बाय विक्रम सेठ। द फॉलोइंग पोयम इज टेकन फ्रॉम मैपिंग्स which was published in 1981 and is included in the collected poems by Vikram Seth। ये निम्नलिखित पोएम जो है ये मैपिंग्स नाम की एक पुस्तक से ली गई है जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई थी और 1981 में पब्लिश की गई थी, और जो कि ये जो पोएम है द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई कलेक्टेड पोएम्स में भी शामिल है। The king in this poem is just and placid. Does he carry his notion of justice a bit too far? इस पोएम में दिखाया गया जो राजा है वो न्यायप्रिय और शांत है। क्या वो अपने इस विचार, न्याय के इस विचार को और आगे तक ले जा पाता है? अब फर्स्ट स्टेंजा में लेखक लिखता है, इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। तो लेखक कहता है प्लेसिड का मतलब है शांत और जस्ट मतलब न्यायप्रिय। तो लेखक कहता है कि जिस शहर की मैं कहानी आपको सुना रहा हूं वहां पर एक शांत स्वभाव का और एक न्यायप्रिय राजा रहा करता था। The king proclaimed an arch should be constructed that triumphantly would span the major thoroughfare to edify spectators there। Proclaimed मतलब घोषणा करवाई, आर्च माने वही वो मेहराब रूपी दरवाजा, इस तरह से जो ऊपर आकर के सड़क के दोनों किनारों से होता हो और ऊपर आकर ऐसे मिल जाता हो, तो वो आर्च। ट्रायम्फली मतलब विजय या जीत के खुशी में या विजय प्रतीक के रूप में, और एडिफाई मतलब आकर्षित करना या मोहित करना, और स्पेक्टेटर्स माने दर्शक। तो लेखक आगे लिखता है द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो राजा ने घोषणा करवाई कि एक आर्च, एक दरवाजे को निर्माण करवाया जाए
दैट ट्रायम्फली वुड स्पैन द मेजर थोरोफेयर, जो कि विजय विजय के प्रतीक के रूप में, जो थोरोफेयर का मतलब होता है प्रमुख रास्ता, जो आम रास्ता, जो आम नागरिकों के निकलने का जो रास्ता, प्रमुख रास्ता होता है, वो थोरोफेयर कहलाता है। तो उस आम रास्ते, उस प्रमुख आम रास्ते के दोनों तरफ, एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा ऐसे ऊपर उसको बनवाया जाए विजय प्रतीक के रूप में, टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, दर्शकों को, देखने वालों को मोहित करने के लिए। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग, दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। तो बनाने वाले जो कारीगर थे, मजदूर थे, मिस्त्री लोग थे, निर्माणकर्ता थे, सारे निर्माणकर्ता वहां जाते हैं और राजा के आदेश पर उस आर्च को बना देते हैं। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया, उस आर्च का निर्माण इसलिए किया क्योंकि वो राजा था, राजा का आदेश था। सेकंड स्टैंजा में, द किंग रोड डाउन द थॉरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। अब राजा वहां, जब वो आर्च का निर्माण हो गया तो उसके बाद राजा जो है वहां दर्शकों से मिलने, दर्शकों को लुभाने, मोहित करने और आर्च का उद्घाटन करने घोड़े पर सवार होकर, वहीं वो जो प्रमुख मार्ग जहां पर वो आर्च का निर्माण किया था, वहां राजा घोड़े पर सवार होकर जाता है। अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन। मगर जब राजा उस आर्च के नीचे से निकलता है घोड़े पर से, तो उससे टकराकर राजा का मुकुट गिर जाता है। द आर्च वॉज बिल्ट टू लो, इसलिए क्योंकि वो आर्च जो था वो बहुत कम हाइट का, नीचा बनाया हुआ था, और नीचा होने के कारण उससे मुकुट टकरा करके गिर गया। अ फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस। अब देखिए, सैटायरिकल लैंग्वेज में बोल रहा है लेखक। फ्राउन का मतलब है गुस्से से भ्रकुटियां तन जाना, भौएं तन जाना या त्योरियां चढ़ जाना। अब वो राजा जिसको प्लेसिड कहकर समझाया जा रहा था कि प्लेसिड के रूप में, कि शांत राजा था, शांति प्रिय राजा था, उसके चेहरे पर गुस्से की त्योरियां चढ़ गईं। आगे बोलता है लेखक, द किंग सेड, दिस इज अ डिसग्रेस, द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड, द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमानजनक या कलंक से भरी बात। गैलोज, गैलोज मतलब फांसी का तख्ता। तो राजा ने जब मुकुट गिरा तो राजा ने कहा, गुस्से से राजा की त्योरियां चढ़ गईं। राजा ने कहा कि ये तो बहुत कलंक है, ये तो बहुत अपमान की बात है, और जो निर्माणकर्ताओं का जो चीफ है, मुख्य है, उसको फांसी पर लटका दिया जाए। तो राजा के आदेश से रस्सी और फांसी का तख्ता आदि का इंतजाम कर लिया गया। थर्ड स्टैंजा में लेखक लिखता है, द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट। तो बिल्डर्स में जो चीफ था उसको पकड़कर लाया जाता है। ही पास्ड द किंग, ही गेव अ शाउट, ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। तो जो चीफ ऑफ बिल्डर्स था वो राजा के पास से गुजरता है, फांसी के तख्ते के लिए जब जा रहा होता है तो राजा के पास से गुजरता है और तेज आवाज में बोलता है कि हे राजन, ऐसे करके राजा को आवाज लगाता है। ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। तो कहता है, हे राजन, ये तो जो वर्कमैन थे, कारीगर लोग जो थे, उनकी गलती थी। ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट टू द प्रोसीडिंग्स। हॉल्ट का मतलब है रोक या विश्राम, और प्रोसीडिंग्स मतलब कार्यवाही। तो राजा कहते हैं, अरे ऐसा वर्कमैन की, कारीगरों की गलती थी। और राजा जो है तुरंत आदेश देता है कि ये कार्यवाही को रुकवा दिया जाए, फांसी को रोक दिया जाए। बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडर नाउ, ही सेड, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इन स्ट्रीट। अब लेखक बहुत मजाकिया और इतनी व्यंग्यात्मक लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है कि न्यायप्रिय होने के नाते, और एंड प्लेसिडर नाउ, और अब ज्यादा शांत स्वभाव का होने के नाते, बल्कि राजा तो अब और उग्र होता जा रहा था गुस्से में। राजा ने कहा, अच्छा
तुम्हारी गलती नहीं है, ये वर्कमैन की, जो कारीगर हैं उन लोगों की गलती है। तो राजा ने कहा कि कारीगरों को लाया जाए, उन सबको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राजा मतलब ये जो चीफ ऑफ द बिल्डर्स था उसके बजाय उसकी फांसी रुकवा दी राजा ने, और कहा कि कारीगरों का दोष है तो कारीगरों को बुलाया जाए और उन सबको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड, ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। जब सारे कारीगरों को पकड़ के ले आया गया फांसी के तख्ते पर, तो वो आश्चर्यचकित हो गए और डरते हुए राजा से बोलने लगे कि हे राजन, आपको एहसास नहीं है कि जो ईंटें जो थीं, निर्माण में जो ईंटों का प्रयोग किया गया वो गलत आकार की थीं, गलत साइज की थीं। समन द मेसन्स सेड द किंग। तो राजा ने कहा, राजा ने उनकी फांसी रुकवा दी, वर्कमैन की, कारीगरों की, और राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया समन द मेसन्स, तो कि मेसन्स को बुलाया जाए, राजमिस्त्री को बुलाया जाए। द मेसन्स स्टूड देयर क्विवरिंग। अब राजमिस्त्री आ गए और वो कांपते हुए खड़े रहे। इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड। द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड। और राजमिस्त्रियों ने कहा कि महाराज, ये हमारी भी गलती नहीं है, ये गलती तो जो आर्किटेक्ट है, वास्तुकार, यानी कि जो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है कि कैसा कैसे नक्शा रहेगा, कितनी ऊंचाई रहेगी, कितना लंबा रहेगा, कितना चौड़ा रहेगा, कितना ऊंचा रहेगा, डिजाइन क्या रहेगी, सब पूरा ये तय करने वाला जो होता है वास्तुकार, आर्किटेक्ट। तो वो कहते हैं, मेसन्स कहते हैं कि महाराज ये तो आर्किटेक्ट की गलती है। तो महाराज जो है कहते हैं कि आर्किटेक्ट को बुलाया जाए, तो आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है। वेल आर्किटेक्ट, सेड हिज मैजेस्टी, आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी हैंड। तो महाराज कहते हैं कि अच्छा, तो आर्किटेक्ट, ये तुम्हारी गलती है, मैं आदेश देता हूं कि तुम्हें फांसी पर लटकाया जाए। अब उसके बाद ये 5th स्टैंजा शुरू हो रहा है। 4th स्टैंजा जब शुरू हुआ था तो मैं बताना ध्यान नहीं रहा था मुझे। यहां से 5th स्टैंजा शुरू होता है। सेड द आर्किटेक्ट, ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। तो आर्किटेक्ट जो है वो भी डर से कांपते हुए बोलता है कि हे राजन, आप एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी बात भूल गए हैं। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन या बदलाव या फेरबदल। तो आर्किटेक्ट बोलता है कि हे राजन, आप एक छोटी सी बात भूल रहे हैं कि जब पूरा का पूरा प्लान मैंने आपको बनाकर दिखाया था तो इसमें आपने ही कुछ थोड़े बहुत संशोधन या फेरबदल आपने ही कर दिए थे। द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड, इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा का गुस्से से चेहरा तमतमाकर लाल हो गया, और वास्तविकता में राजा ने अपना आपा खो दिया, और राजा का जो है पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये गलती किसकी और किसे फांसी पर लटकाया जाए। और अब तो ये भी बात राजा के दिमाग में बैठ गई कि यहाँ तो मेरी भी गलती नजर आ रही है कि आर्किटेक्ट ने जब मुझे पूरा प्लान दिखाया था तो मैंने ही थोड़े बहुत फेरबदल करवा दिए थे। बट अब 6वें स्टैंजा में लेखक लिखता है, बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग ही सेड, दिस इज अ ट्रिकी थिंग। लेकिन शांत और न्यायप्रिय राजा होने के नाते उसने कहा कि ये एक बहुत जटिल और पेचीदा बात है। आई नीड सम काउंसिल, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। राजा बोलता है कि मुझे कुछ सलाह मशवरा या परामर्श की जरूरत है, इस देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, ने कैरीड टू द रॉयल कोर्ट। तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढा गया और उसे लाया गया। नहीं, बल्कि लेखक लिखता है लाया नहीं गया, बल्कि उसे बलपूर्वक जबरदस्ती ले जा करके राजा के सामने प्रस्तुत किया गया शाही कोर्ट में। आगे लेखक लिखता है, ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, सो ओल्ड एंड देयरफॉर वाइज वॉज ही। वो ढंग से चल नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, इतना ज्यादा बूढ़ा था, और इसलिए वो बुद्धिमान भी था, क्योंकि बहुत ज्यादा बूढ़ा था तो बुढ़ापे का तक का उसका अनुभव भी था, तो बुद्धिमान व्यक्ति था।
अब अगले स्टैंजा में, 7th वाले स्टैंजा में लेखक लिखता है, बट इन अ क्विवरिंग वॉइस ही सेड। क्विवरिंग मतलब कांपती हुई, लेकिन एक कांपती हुई सी आवाज में वो बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा से बोला, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। क्या बोला कि कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी। कल्प्रिट मीन्स दोषी। तो वो बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति बोला कि दोषी को तो सजा देनी ही चाहिए। ट्रूली द आर्च इट वॉज दैट बैंड द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड। तो बुद्धिमान बोला कि वास्तविकता में तो वो आर्च ही था, वो दरवाजा ही था जो मुकुट से टकरा गया। उसने मुकुट से टकराने का दुस्साहस किया और उसके टकरा जाने से मुकुट गिरा, तो उसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। तो द स्कैफोल्ड द आर्च वॉज लेड व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड। स्कैफोल्ड का मतलब है फांसी का फंदा। तो फांसी के फंदे के पास आर्च को लाया गया, लेकिन तभी अचानक राजा के मंत्री गण में से एक मंत्री बोला, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी। तो वो कहता है कि हे महाराज, हम इतनी जो है इतनी शर्मिंदगी, निर्लज्जता से, इतनी बेशर्मी से फांसी पर उसको कैसे हम फांसी पर चढ़ा सकते हैं, इतनी बेशर्मी से, जिसने आपके सिर को छुआ हो, यानी जिसको आपके सिर को छूने का सौभाग्य प्राप्त मिला हो, उसे हम इतनी बेशर्मी से फांसी पर कैसे लटका सकते हैं। ट्रू। अब 8th स्टैंजा में लेखक लिखता है, ट्रू म्यूज्ड द किंग। राजा सोच में पड़ गया और राजा ने कहा, बिल्कुल सच बात है। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। लेकिन अब तक जो वहां पूरी भीड़ प्रजा इकट्ठी हो चुकी थी, वो बेचैन, उत्तेजित और होती जा रही थी, और अब जोर जोर से वो जो है बड़बड़ाने लगे थे प्रजा में मौजूद लोग। द किंग परसीव्ड देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड। राजा ने प्रजा की इस मनोदशा को भांप लिया और राजा कांप गया भय से, यह सोचकर कि प्रजा में कहीं विद्रोह ना हो जाए, प्रजा की उत्तेजना बढ़ती जा रही है। और राजा ने वहां इकट्ठे सभी लोगों से कहा, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट। तो राजा ने कहा कि अभी इन बातों की बारीकियों पर विचार करने को हम अभी टाल देते हैं। द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग। देश जो है फांसी चाहता है, देश चाहता है कि किसी को फांसी दी जाए। हैंड मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली। तो राजा ने कहा कि तुरंत ही किसी न किसी को फांसी पर लटकाया जाए। द नूज वॉज सेट अप समवॉट हाई। तो नूज मतलब फांसी का फंदा। तो फांसी का फंदा लटका दिया गया, कुछ ऊंचाई पर, कुछ ऊंचा लटका दिया गया। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाई एंड बाई। एक एक व्यक्ति को बारी बारी से नाप करके देखा गया, एक एक व्यक्ति को उन्होंने बारी बारी से नापा। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल ही फिटेड। लेकिन केवल एक ही व्यक्ति था जो फांसी के फंदे की ऊंचाई तक आ रहा था, बिल्कुल फिट आ रहा था। केवल एक व्यक्ति था। दैट वॉज ऑल। बस पूरी प्रजा में से सिर्फ एक व्यक्ति था जो उस फांसी के फंदे की हाइट तक आ रहा था, जो एकदम फिट था। ही वॉज द किंग। और वो कौन था? वो राजा था। हिज मैजेस्टी वॉज देयरफॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री। तो शाही आदेश के तहत राजा को फांसी पर लटका दिया गया। शाही आदेश था तो राजा को फांसी पर लटका दिया गया। अब 10th, ये 9th स्टैंजा था। 10th वाले स्टैंजा में लेखक लिखता है, थैंक गुडनेस वी फाउंड समवेन सेड द मिनिस्टर्स, फॉर इफ इंस्टीड वी हैड नॉट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन। तो मंत्रीगण आपस में बोले राजा को फांसी देने के बाद कि भगवान का शुक्र है हमें कोई तो मिला फांसी पर लटकाने के लिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते, हम किसी को यदि फांसी पर नहीं लटकाते, तो प्रजा जो है बहुत उत्तेजित और बहुत उपद्रवी हो चुकी थी। ये प्रजा शायद राजा से बगावत कर देती, राजा के विरुद्ध हो जाती।
तो भगवान का शुक्र है कि हमें कोई तो मिला फांसी पर लटकाने के लिए। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। और मंत्रियों ने राजा के लिए नारे लगाए कि महाराज अमर रहें, महाराज अमर रहें। और महाराज तो मर ही गए, क्योंकि महाराज को तो फांसी पर लटका दिया गया। दे पॉन्डर्ड द डायलेमा देन। डायलेमा मीन्स उलझन या दुविधा, या ऐसा संकट की घड़ी या ऐसी उलझन जब समझ में ना आए कि क्या किया जाए। तो फिर उन लोगों ने इस उलझन पर विचार विमर्श किया। पॉन्डर मीन्स विचार करना। बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, क्योंकि वे लोग राजा के वो सारे मंत्रीगण जो थे वो सारे व्यवहारिक लोग थे, तो उन्होंने इस दुविधा पर अब बहुत विचार विमर्श किया। किस दुविधा पर? कि अब राजा खत्म हो गया तो अब दूसरा राजा कौन बनेगा। सेंट आउट द हेराल्ड्स टू प्रोक्लेम इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम। उन्होंने मुनादी करवाने वाला, जो राजा महाराजाओं के जमाने में एक घोषणा करवाने वाले को भेज देते थे, जो पहले ड्रम बजाता था जोर जोर से, उसकी आवाज को सुन के सब लोग इकट्ठे हो जाते थे और वो चिल्ला के बोलता था, सुनो 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 महाराज का ऐसा आदेश है। इस तरह आपने फिल्मों में देखा होगा। तो वो हेराल्ड्स को जो है मुनादी करवाने वालों को भिजवा देते हैं मंत्री लोग उद्घोषणा करवाने के लिए। अपने भूतपूर्व महाराज जो कि अब मर चुके हैं उनके नाम से घोषणा करवाने के लिए भिजवा देते हैं। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ अवर स्टेट। और मुनादी क्या करवा देते हैं, घोषणा क्या करवाते हैं कि अगला जो भी व्यक्ति उस शहर के दरवाजे से होकर आएगा वो हमारे राज्य का नया राजा चुनेगा। एज इज अवर कस्टम, जैसी कि हमारी प्रथा है। तो उस रियासत में राजा चुनने की शायद ऐसी ही प्रथा होगी, जो भी। ये तो लेखक लिख रहा है सैटायरिकल मोड में। दिस विल बी इन्फोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी। और घोषणा यह भी करवा दी जाती है कि यह बाकायदा पूरे रीति रिवाजों के साथ ऐसा किया जाएगा। नए राजा का चयन पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाएगा। अब अगले स्टैंजा में लेखक लिखता है, अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट। एक आदमी उस शहर के दरवाजे से होकर आया। एन इडियट, एक मूर्ख आदमी। द गार्ड्स क्राइड वेट, तो पहरेदार जोर से चिल्लाए, रुको। हु इज टू बी द किंग डिसाइड, और पहरेदार बोले कि तय करो तुम कि राजा कौन होगा। अ मेलन, द इडियट रिप्लाइड, दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। वो मूर्ख आदमी जवाब में बोला कि एक तरबूज, मेलन, वो होगा राजा। क्योंकि ये उस मूर्ख व्यक्ति का जो है स्टैंडर्ड आंसर था हर क्वेश्चंस के लिए। उससे जो भी सवाल पूछा जाता था उसके बदले में वो तरबूज बोल देता था। तो आगे है, ही लाइक्ड मेलन्स, क्योंकि उस मूर्ख आदमी को मेलन्स पसंद थे। यू आर नाउ अवर किंग, द मिनिस्टर सेड क्राउनिंग अ मेलन। और अब मंत्री लोग क्या करते हैं, एक तरबूज ले आते हैं और उसको उसके तरबूज के ऊपर मुकुट रख देते हैं और तरबूज से बोलते हैं कि अब आप ही हमारे महाराज हो। देन दे लेड कैरीड द मेलन टू द थ्रोन एंड रिवरेंटली सेट इट डाउन। रिवरेंटली मतलब आदर से। उसके बाद वो उस तरबूज को बाकायदा ले जाते हैं सिंहासन पर और पूरे आदर के सम्मान के साथ सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। आखिरी स्टेंजा में लेखक लिखता है, दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स एगो। ये घटना बहुत बहुत वर्षों पहले घटित हुई थी। When now you ask the people, so your king appears to be a melon, how did this happen? तो जब कभी भी आप लोगों से पूछते अगर कि तो आपका राजा तरबूज जैसा, आपका राजा जो है तरबूज जैसा दिखता है, ऐसा कैसे हुआ? दे से वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस। तो इसके जवाब में वो लोग कहते हैं कि ऐसा जो है कस्टमरी चॉइस यानी रीति रिवाजों के अनुसार चयन करने के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे रीति रिवाज ही ऐसे थे। तो रीति रिवाजों के कारण राजा का चयन किया, उसके कारण ऐसा हुआ कि जो भी शहर के दरवाजे से निकलेगा उसे चुनना होगा कि राजा कौन बनेगा।
एक मूर्ख आदमी निकला और उसने कह दिया कि तरबूज, तो उनका कस्टम ही ऐसा था, रिवाज ही ऐसा था, तो रिवाजों के कारण चयन करने के कारण तरबूज को ही राजा बना दिया गया। इफ हिज मैजेस्टी रिजॉइस इन बीइंग अ मेलन, दैट्स ओके विद अस, फॉर हु आर वी टू से व्हाट ही शुड बी, एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी। और आगे वो प्रजा के लोग बोलते हैं कि यदि हमारे महाराज को तरबूज बनने में ही खुशी मिलती है तो हमारे लिए भी ये बात ठीक है, क्योंकि हम लोग कौन होते हैं ये कहने वाले कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो हमें शांति और स्वतंत्रता से रहने दे रहा है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइजीज फेयर सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर। लाइजीज फेयर का मतलब है मुक्त व्यवहार पूर्ण, मतलब मुक्त व्यवहार, यानी कि कहीं ऐसा व्यवहार जहां कहीं किसी की आजादी या स्वतंत्रता में, किसी की शांति में कोई हस्तक्षेप ना किया जाए, उसको कहते हैं लाइजीज फेयर। तो उस रियासत में सामान्य कानून का या मुक्त व्यवहार का वो सामान्य कानून जो है उसका सिद्धांत यहां भली भांति फल फूल रहा था। तो यहां पर आकर लेखक जो है इस पोयम को खत्म करता है। अब इसमें ये जो है सैटायरिकल पोयम है, व्यंग्यात्मक कविता है, तो इसके माध्यम से लेखक जो है हमको कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता है। अब वो मैसेज क्या होते हैं, ये एक बड़े ही हास्य मनोरंजक शैली में लेखक ने लिखा है। तो मनोरंजक बातें क्या क्या हैं, जो जैसे मैं आपको प्रमुख बातें बताऊं। पहली तो ये कि राजा शांत और न्यायप्रिय था, ऐसा लिखा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। राजा बात बात में भड़क जा रहा था और राजा को पता चलता था अच्छा इसका फॉल्ट है तो इसे बुलाओ और चढ़ाओ इसको फांसी पे। तो राजा फिर शांत स्वभाव का कैसे हुआ। और रही बात न्यायप्रिय, तो राजा को तो कई मौकों पर जब राजा को पता चला था कि फॉल्ट उसका ही है, उसने ही आर्किटेक्ट के प्लान्स में अमेंडमेंट्स कर दिए थे, तो राजा को अपने आप को ही फांसी दे देनी चाहिए थी, जबकि राजा ने ऐसा नहीं किया। अब होता क्या है कि लेखक जो है इस कविता के माध्यम से हमको ये मैसेज देना चाहता है कि किस प्रकार पावर में बैठे, सत्ता में बैठे जो लोग होते हैं, किस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, या फिर किस प्रकार सत्ता में कई बार ऐसे ऐसे अनपढ़, जाहिल, गवार और बेवकूफ मूर्ख लोग आ जाते हैं। और यहां पर ना सिर्फ उनको बल्कि लेखक जो है ब्यूरोक्रेट्स को भी, जो नौकरशाही, अफसरशाही के लोग होते हैं उनको भी, उन पर भी ताना करता है। लेखक साधारण प्रजा या आम पब्लिक पर भी ताना मारता है। किसी देश में अगर आप देखें तो आज जैसे हम इंडिया की ही बात कर लें तो इंडिया में ही अधिकांश लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि उनका राजा, मतलब अब राजा का सिस्टम तो रहा नहीं है, अब तो मंत्री, प्रधानमंत्री आदि ये देश की गवर्नमेंट रहती है। तो उनकी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, उन पर राज करने वाला उनका नेता कैसा होना चाहिए, उनका मंत्री कैसा होना चाहिए, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, ऐसा आज ज्यादातर लोगों को जो है पता ही नहीं है। बस अगर हिंदुस्तान में बात करें तो जातिवाद बहुत ज्यादा है कि लोग जो है वोट देकर अपना जो नेता या अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, तो उनको इससे मतलब नहीं है कि वो जिसको वोट दे रहे हैं वो बुद्धिमान है कि नहीं, पढ़ा लिखा है कि नहीं, समझदार है कि नहीं, उसके अंदर कुछ योग्यता या क्षमता है कि नहीं। बस हमारी जाति का है तो हम उसे चुन लेंगे, भले वो गुंडा हो, बदमाश हो, मूर्ख हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो, बस हमारी जाति का हो तो हम उसे चुन लेंगे, हमारी विचारधारा का हो तो हम उसे चुन लेंगे। तो लेखक एक तो ये व्यंग कर रहा है प्रजा के ऊपर कि प्रजा अपने राजा का चयन या अपने ऊपर शासन करने वाले अपने नेता का चयन ढंग से नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, इसी कारण से क्या होता है कि उनके ऊपर राज करने वाले जो हैं वो मूर्ख, गंवार और जाहिल लोग आ जाते हैं,
जिनको राजपाट चलाना नहीं आता और जो बेतुकी जो है काम करते रहते हैं, बेतुकी नीतियां बनाते रहते हैं। तो यहां भी जब ये दिखाया गया कि जब राजा बोलता है कि दर्शकों को लुभाने के लिए एक बड़ा सा प्रवेश द्वार बना दो, तो इसके माध्यम से भी लेखक ये व्यंग करता है कि आज भी जो हमारे जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो आलतू फालतू की किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करवा देंगे किसी को खुश करने के लिए या किसी को लुभाने के लिए। ये विचार नहीं करेंगे कि उस निर्माण का प्रजा के लिए कोई यूज है या नहीं है, कोई यूटिलिटी प्रजा के लिए उसकी है या नहीं है। आलतू फालतू की चीजों में पैसा खर्च कर देंगे, देश का धन आलतू फालतू चीजों में लुटा देंगे, जैसा कि उस राजा ने लुटाया। इसके बाद जब वो स्थिति आती है फांसी देने की, राजा का मुकुट गिरता है, फांसी देने की बात आती है, तो चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया जाता है। वो कहता है मेरा फॉल्ट नहीं है, वर्कमैन का फॉल्ट है। वर्कमैन कहते हैं कि मेसन्स का फॉल्ट है, मेसन्स कहते हैं आर्किटेक्ट का फॉल्ट है। आर्किटेक्ट महाराज से कहता है कि आपने ही उसमें सुधार कर दिए थे। तो यहां भी लेखक ये व्यंग के रूप में हमको ये मैसेज देता है कि देश में जब कुछ गलत हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो कई सारी विभाग, कई सारे डिपार्टमेंट्स, कई सारी एजेंसीज ऐसी है जो एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं कि मेरी गलती नहीं है, ये तो इनकी थी, ऐसी नहीं थी, ये तो उनकी थी। सपोज उदाहरण के तौर पे आप मान के चलिए कि कहीं पर कोई सार्वजनिक सभा हो, बड़ी सी सार्वजनिक सभा हो, कोई नेताओं की सभा हो या कोई धार्मिक आयोजन हो, कोई जुलूस हो, वहां किसी कारणवश भगदड़ मच जाए और भगदड़ में कुछ लोगों के पैरों के नीचे दबकर रौंद दिए जाएं, कुचल दिए जाएं, कुछ लोग मर जाएं, कोई कैजुअलिटी, कोई हादसा हो जाए, तो उसके बाद जब उसकी जांच होती है तो सब बचने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। पुलिस पर आरोप लगा दिया जाएगा कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, उनको ये पूरा प्रोटेक्शन, इतना बड़ा आयोजन था, प्रोटेक्शन उनको करना था। पुलिस डिपार्टमेंट भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट पर आरोप लगा सकता है कि नहीं ये तो नगर पालिका की गलती है, नगर पालिका वालों को इंतजाम करने चाहिए थे, जब इतना बड़ा आयोजन है तो दूर दूर बाहर बैरिकेड्स लगाने चाहिए थे, ऐसा वैसा तमाम तरह के आयोजन। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे आरोप मढ़ देगी। यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर या एक एजेंसी दूसरे एजेंसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके बचने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ऐसा भी दिखाया गया है, जब वो बिल्डर कहता है कि फलाने की गलती है, वर्कमैन कहते हैं नहीं, मेसन की गलती है। तो इस तरह का मैसेज जो है लेखक देना चाहता है। दूसरी बात क्या है कि जब लोग गलत, यहां पे यह भी दिखाया अंत में कि जब वो तरबूज को चुन लेते हैं और तरबूज को मुकुट पहना के राजा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तरबूज को, एक निर्जीव वस्तु को राजा बना के बिठा दिया। तो पोएम में जो ये ऐसा लिखा है लेखक ने, इसमें भी एक संदेश देना चाहता है कि लोग भी आज ऐसे ही करते हैं कि जैसे उन लोगों ने किया पोएम में कि एक तरबूज को बिना सोचे समझे, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि तरबूज फिर हमारे देश पर शासन कैसे करेगा, ये तो निर्जीव वस्तु है, ये प्रजा ये कोई डिसीजन कैसे लेगा। तो हम भी तो यही करते हैं कि पता पड़ा कि हम किसी भी जाहिल गंवार को चुनकर अपना नेता बना देते हैं। बस हम जो है बायस जो पॉइंट्स होते हैं, पक्षपात से भरे पॉइंट्स होते हैं, उनको हम देख लेते हैं कि अरे अपनी जाति का है, इसको वोट दे दो, या फिर अपनी विचारधारा का व्यक्ति है, इसको वोट दे दो। ठीक है, तो इस तरह से हम भी जो है अपने गलत प्रतिनिधि का चयन कर लेते हैं। तो बिल्कुल जो लेखक ने जो कहा कि उन्होंने, प्रजा ने, मंत्रियों ने एक मेलन को, तरबूज को अपना राजा चुन लिया, तो उसका संदेश यही है कि हम लोग भी बिना जाने समझे, बिना जाने विचारे किसी भी जाहिल गंवार को ही अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। तो लेखक इस पोएम के माध्यम से संदेश देना चाहता है हमको कि हम लोग एक तो अपने प्रतिनिधि को, अपने नेता को चुनने में जो है गलती करते हैं, और कई बार हम बेवकूफी से भरे तरीके से
उसका चयन कर लेते हैं। और जब गलत तरीके से चयन करके किसी गलत अयोग्य व्यक्ति को हम बिठा देते हैं अपने ऊपर अपना नेता बना के, तो वो अयोग्य व्यक्ति किस प्रकार शासन करेगा इसका भी हमें अंदाजा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे उस कविता में जो राजा था वो पूरी तरह से अयोग्य था, जो सही से कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता था, इस तरह से। और दूसरी बात, जो जो सारे कारीगर थे या सारे के सारे लोग थे उसको आर्च को बनाने वाले, तो वो लोग भी जो थे वो एक दूसरे पर दोष देते हैं कि मेरा फॉल्ट नहीं है, उसका फॉल्ट है, उसका फॉल्ट, उसको बुलाते हैं तो कहता है मेरा फॉल्ट नहीं है, उनका फॉल्ट है, ऐसे। तो इसके माध्यम से भी ये संदेश दिया जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स में भी ऐसे हैं, काम करने वाले जो हैं अफसरशाह या नौकरशाह जो हैं, कि ये ढंग से जो काम नहीं करते हैं, और अगर कोई गलती हो जाए तो फिर आरोप प्रत्यारोप जो है एक दूसरे के सिर पर मढ़ देते हैं। तो ये जो है लेखक इस पोयम के माध्यम से मैसेज हमको कन्वे करना चाहता है। तो ये आपकी जो है चैप्टर नंबर 8 द टेल ऑफ मेलन सिटी, विक्रम सेठ पोएट के द्वारा लिखा गया चैप्टर था। आपके इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट्स का ये आखिरी चैप्टर था। तो इसके साथ ही 11th क्लास का हमारा कोर्स पूरा हुआ। जो आपकी हॉर्नबिल्स है उसके सारे चैप्टर्स के मैं ऑलरेडी वीडियोस जो है बनाकर अपलोड कर चुका हूं, और स्नैपशॉट्स का ये जो आखिरी चैप्टर रह गया था इसका वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूं। तो इसी के साथ फिर मैं आपसे अगले किसी ग्रामर के टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद, जय भारत।